नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। केरल में ईसाई धार्मिक सभा में धमाके, 2 की मौत, 51 घायल हुए। धमाकों के वक्त कलाम सेरी के सम्मेलन केंद्र में मौजूद थे 2000 से अधिक लोग। और आप देखिए 5 घायलों की हालत गंभीर है। विस्फोट में आईईडी का हुआ है प्रयोग। कोची निवासी डोमिनिक मार्टिन नामक व्यक्ति ने ली घटना की जिम्मेदारी। तिचूर में किया आत्मसमर्पण, खुद को बताया यहोवा के साक्षी का सदस्य। और एक ही दिन पूर्व केरल में हमास आतंकी ने एक कार्यक्रम को किया था संबोधित। ये आप लोग देख लीजिए। केरल चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोगों को एक केरल देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और आप देखिए श्रीनगर में क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर को आतंकियों ने मारी गोली, स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जम्मू कश्मीर से आप देखिए 370-35 से हटने के पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए। आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती रहती है। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है कि अशांति फैलाए। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। ठीक है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर लगाया जीत का छक्का। लखनऊ में गत चैंपियन को 100 रन से मात देकर चौंकाया एजबेस्टन का हिसाब। कप्तान रोहित ने लगाया अर्धशतक, समी ने झटके 4 विकेट। आप देखेंगे जो आप देख रहे हैं ना, वनडे विश्व कप चल रहा है ना, उसी की बातें हो रही है। आईसीसी विश्व कप। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकराई, 10 की मौत। ये आंध्र प्रदेश अगर हम लोग पलासा एक्सप्रेस ने विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर को पीछे से मारी टक्कर। बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही है आजकल। आंध्र प्रदेश चलिए, देखिए आंध्र प्रदेश है, अमरावती इसकी राजधानी है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आप देखेंगे कि कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें आप देखिए 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और S अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है। ढाई करोड़ के गबन में 10 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा। अकाउंट ब्रांच में तैनात कर्मियों ने ईयर के पैसों का किया था, आप देखते ये ईयर का पैसा का किया था गमन। ये 1 अक्टूबर 2019 को FIR दर्ज हुई थी इसमें। राजस्थान में कांग्रेस की जिला इकाइयां नहीं चाहती पार्टी अध्यक्ष खड़गे की सभा। ये आप सभी जानते हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। आप लोग बताइए चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, और किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। विश्व भर में हो रहे विरोध को अनसुना कर गाजा पट्टी में को रौंद रहा है इजराइल। ये आप सभी जानते हैं। देखिए पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया और फिर आप देखते हैं कि इजराइल उस पर रिएक्ट कर रहा है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहां आप लोगों को ये इजराइल देखने को मिलेगा, यरूशलेम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। सीरिया हो, ये आप देखिए जॉर्डन हो, ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, इस सबसे सीमा लगती। मिस्र हो, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान हो गया, इसकी बात हो रही है, तो ये भी याद रखा करिएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाए, देश में बने सामान ही खरीदें, प्रधानमंत्री मोदी साफ करें। प्रधानमंत्री ने फिर दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। कहा इसे सिर्फ छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से खरीदारी तक नहीं रखें सीमित। भारत आज दुनिया का बड़ा उत्पादन केंद्र, सब कुछ देश में उपलब्ध है।
और आप लोग भी आत्मनिर्भर बन जाइए, ये भी प्रधानमंत्री साहब का कहना है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। और आप देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इसकी राजधानी, और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और दिल्ली की हवा की तो बात ही छोड़िए, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को सर्वोच्च सम्मान इम्तियाज ए जामिया से सम्मानित किया गया। रविवार को जेएमआई के 103वें स्थापना दिवस के पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। सम्मान हासिल करने के बाद शर्मिला ने कहा कि यह उनके लिए बहुत भावनात्मक क्षण है। मुझे यह देखकर बहुत ही खुशी हो रही कि जामिया आज कहाँ और किस रैंक में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तथा दुनिया में संस्थान का नाम है। यह अद्भुत है। मैं कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। मैंने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। यह सर्वोच्च सम्मान है। यह अविश्वसनीय है। मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ। दिल्ली पहुंचे 8,500 अमृत कलश। ये अमृत महोत्सव समारोह और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन कल है ना। और आप देखिए पीएम मोदी करेंगे समापन कार्यक्रम को संबोधित। 2 लाख से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं देश भर में इस अभियान को लेकर, और 4 करोड़ से अधिक सेल्फी अभियान से जुड़ी वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। इसमें आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में 2 साल से मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव समारोह के साथ मेरी मिट्टी मेरी माटी का भी 31 अक्टूबर को समापन हो जाएगा इसका। भारत कजाकिस्तान की सेनाएं आज से करेंगी संयुक्त अभ्यास। आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और कजाकिस्तान सोमवार को ओटार के कजाकिस्तान सैन्य अड्डे पर 13 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत करेंगे। और भारतीय दल में शामिल सेना और वायुसेना के 120 जवान अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें आप देखते हैं कि संस्करण में भाग लेने के लिए रविवार को कजाकिस्तान रवाना हुए। एक कजाकिस्तान में हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका नाम है काजिंद। और याद रखिए अगर आपसे पूछे तो किस किस के बीच हुआ है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। मेरा युवाओं को मेरा युवा भारत के गठन की दी खुशखबरी। प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात करते हैं ना, तो उसी की आप लोग भी सुन लिया करिएगा। आरोग्य तो भी एक रहे फडणवीस का तो उन्हें पर किया जाए को आयोग घोषित करने के लिए दायर की गई याचिका। भी जाते महाराष्ट्र में एक बड़ा हुआ। आपने देखा है विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव लड़े। शिवसेना कहने लगी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और बीजेपी कहने लगी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो शिवसेना ने उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में आप देखेंगे शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये मामला अभी पेंडिंग में है। अब आप देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो अगर आप देखिए इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाती है, किसकी, एकनाथ शिंदे की, तो इनके पास ये विकल्प रहता है कि विधान परिषद के जरिए ये आप देखते हैं कि सदस्य बन जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। विधान परिषद भी है जिसमें आप देखेंगे 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है। विदेश मंत्री पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर कल होंगे रवाना हमारे एस जयशंकर साहब। सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार तो राज्यपाल का रुख पड़ा नरम। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा सत्र को अवैध बता विधेयकों को मंजूरी न देने की बात कही थी। और पंजाब सरकार के ये विधेयक राज्यपाल के पास लंबित थे। पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन बिल 2023, पंजाब माल एवं सेवा कर बिल 2023, भारतीय स्टाम्प पंजाब संशोधन बिल 2023 और पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023, पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023। देखिए विधेयक जब आपका राज्यसभा अगर केंद्र में अगर आप देखें राज्यसभा लोकसभा में रहता है तब कोई प्रस्ताव, तब तक आप देखिए उसे विधेयक कहते हैं आप लोग।
जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित हो जाता है वो कानून बन जाता है राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। इसी तरह राज्यों में आप देखते हैं कि जब तक कोई प्रस्ताव आप देख विधानसभा में रहता है उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं वहां से पास होता है और राज्यपाल की सहमति मिलती है वो कानून बन जाता है। और अक्सर आप देखेंगे ये परेशानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच उन राज्यों में देखने को मिलती है जहां आप देखेंगे केंद्र में सरकार किसी और की है और राज्य में की सरकार किसी और की है। पश्चिम बंगाल चले जाइए, पंजाब चले जाइए, केरल चले जाइए, अब कर्नाटक चले जाइए, इन राज्यों में आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी चलती रहती है। और पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये पंजाब आपको देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आप देखेंगे कि बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ का क्षेत्रफल अगर देखें तो 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। ठीक है। मोदी व हसीना देंगे 2 रेल प्रोजेक्ट और 1 पावर प्लांट को हरी झंडी। ये आप देखिए कहां की बात हो रही है। 1 नवंबर को दोनों नेता संयुक्त रूप से करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। आखाउड़ा अगरतला व खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन शुरू होगी। ये बांग्लादेश पीएम की बात हो रही, शेख हसीना की। देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है हमारी 5 राज्यों की। और आपको मालूम होगा कि 1971 में आप देखते हैं कि आजाद हुआ था एक तरह से। ये आप देखेंगे कि बांग्लादेश के खुल्ला मंडाल के रामपाल स्थित 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आप देखिए 15.04064 किलोमीटर लंबे आखाउड़ा बांग्लादेश अगरतला त्रिपुरा रेल के प्रोजेक्ट और 87.87 किलोमीटर लंबे खुला मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसमें निशिकांत दुबे का महुआ पतन, जांच से किना कर मीडिया को दे रही है साक्षात्कार। ये आप सभी जानते हैं। देखिए महुआ मोइत्रा ये टीएमसी की ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं। इन पर आप देखते हैं पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगा है। और आप देखिए बिजनेसमैनों से, जो आप देखते हैं व्यापारी हैं, उनसे पैसा लिया है, ऐसा इन पर आरोप लगा है। भावरा ने डीजीपी पद पर गौरव यादव की नियुक्ति को कैट में दी चुनौती। पंजाब की पूर्व डीजीपी बोले नियुक्ति में यूपीएससी के नियमों का हुआ उल्लंघन। कैट यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई है। विधायक के प्रमाण पत्र से झारखंड विधानसभा में नियुक्ति, अंक पत्र से भी छेड़छाड़। ये पूरा मामला क्या है? तो सन 2000 में झारखंड अलग राज्य गठन के बाद 2000 से 2004 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में विधानसभा में 150 पदों पर तथा वर्ष 2006 से 2009 तक स्पीकर रहे आलम के कार्यकाल में 374 पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप लगे हैं। और आप देखिए 2013 से 14 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे शशांक शेखर के कार्यकाल में विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रोन्नति देने के मामले में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। 2017 में रघुवर दास की सरकार के मामले में की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य आयोग का गठन किया गया। आयोग ने वर्ष 2018 में रिपोर्ट तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। राज्यपाल ने दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट की स्पीकर को भेजी थी। 15 वर्ष बाद भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। बाद में आप देखिए हेमंत सरकार ने 2022 में इस जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों और विधिक पहलुओं पर अध्ययन के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग जस्टिस मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। इस बीच शिवशंकर शर्मा नाम के व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड विधानसभा में बड़े पैमाने पर गलत तरीके से नियुक्ति का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच करने की मांग की है। और एक दिन में आप देखिए 600 लोगों के इंटरव्यू। तो इस तरह की आप देखते हैं कि नेताओं की जहां दखलंदाजी होती है वहां आप देखते हैं भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलना लगता है। अधिकतर नेताओं की बात कर रहा हूं, कमतर नेताओं की नहीं। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, एक दूसरे पर खूब बातें कही जा रही हैं। बस आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में बताना है। देखिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं खेतों में।
राजनीति देख रहे हैं आप लोग, राजस्थान में एक सीट पर पति पत्नी और दूसरी पर जीजा साली आमने सामने है। गजब राजनीति। आपने देखा होगा, ये कहावत आपने सुनी होगी कि बाप ने बोला कि बेटा छत से कूद जा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और लेकिन आपने देखा होगा कि वो गिर जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उसका बाप बोलता है कि बेटा, इसीलिए कहता हूं कि राजनीति में बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे देश की राजनीति अलग ही है। पीएम भाजपा की जमीन उपभोक्ता करेगी गरीबों की छत। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला चरण लागू करने की तैयारी में है ना सरकार। देखिए प्रधानमंत्री, अगर हम लोग बात करें आवास योजना की, तो 2015 में आई थी ये, और आप देखते हैं कि गरीबों को जो घर बनवाए जाते हैं ना, घर बनवाने के लिए पैसे देते हैं, उन्हीं की बातें हो रही है सब। अब आप देखिए जहां जहां चुनाव है वहां गारंटियां दी जा रही हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो ये करेंगे। ट्रांसजेंडरों की शिकायत सुनने के लिए थानों में नियुक्त होंगे अफसर। और आप देखते हैं पहले ये अलग थलग पड़े रहते थे, अब काफी इनके भी अधिकारों की बात होने लगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश में काम शुरू भी हो गया है। चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में आप देखिए अरुण कुमार मिश्रा है। मतांतरितों को जनजातीय सूची से बाहर करने की बाबा विश्वनाथ से लगाई गुहार। किसानों के बीच ना होते तो टिकैत का हो जाता एनकाउंटर। गुर्जर। लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा मुगलों व अंग्रेजों के बाद राकेश टिकैत ने देश को गुलाम बनाया। ये आप देखते हैं कि नेताओं की, इसीलिए तो कहता हूं कि उनकी बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की जींस टी शर्ट में आने पर रोक। सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है निर्देश। ट्रायल के लिए मुंबई पहुंची वंदे साधारण एक्सप्रेस। 5 रूटों पर चलाई जा सकती है वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन में सभी कोच नॉन एसी, कम किराए में आरामदायक यात्रा के लिए बात हो रही है। अयोध्या में 37 मंदिरों का भी होगा कायाकल्प। ये आप देख रहे हैं रामनगरी की बात हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिरों को वापस लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्घोष। एक कंकड़ में भगवान खोजेंगे, लक्ष्मण टीला को स्वतंत्र कराना लखनऊ वासियों का कर्तव्य है। जैन, ये आप देख रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं कि चलती रहती है। आप लोग क्या सोचते हैं, किस हिंदू राष्ट्र की बात होती रहती है और आप लोग क्या चाहते हैं? आप अपने दिल की बात रखिएगा नीचे जरूर, आप क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। बंगाल में राशन घोटाले की काली कमाई को 10 कंपनियां खोलकर किया सफेद। इसी को देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखते हैं कि ईडी आ जाती है, ईडी छापे डालती है कि आप देखिए अवैध धन को वैध बनाने की कला है। और आप देखेंगे कि ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आरएसएस के पूर्व बौद्धिक प्रमुख आर हरि का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री साहब ने आप देखेंगे ये जताया दुख। फल सब्जियों का जीवन बढ़ाएगी कम लागत वाली विशेष कोटिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बनी बैक्टीरियल सेलुलोज कोटिंग, और स्वाद गुणवत्ता भी रहेगा कायम इससे, अच्छी बात है। हिस्सेदारी की हद। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, जब राजनीतिक दल से ये बात करते हैं तो यहाँ हिस्सेदारी का मतलब आमतौर पर आरक्षण से होता है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद विपक्षी दल आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को लेकर मुखर हो रहे हैं। अगर राजनीतिक दल इसको लेकर गंभीर है तो इसका मतलब है कि वे आरक्षण की 50% सीमा पार करने के लिए तैयार हैं। वहीं देश का संविधान और अदालतें आरक्षण के दायरे को 50% से आगे ले जाने के लिए खिलाफ हैं, और अदालतों ने अलग अलग मौके पर इसको लेकर अपनी राय भी रखी है, जो आरक्षण की सीमा को 50% पर बनाए रखने के पक्ष में है। ऐसे में ये पड़ताल अहम मुद्दा है कि राजनीतिक दल आम लोगों से
ऐसा वादा क्यों कर रहे हैं जो आरक्षण की सीमा को पार किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है? और सुनते रहते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी संभव नहीं है। ये आप देखिए, संख्या के आधार पर विधायिका में हिस्सेदारी लेना तो संभव है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका में ये संभव नहीं है। संविधान समान अवसर और समानता का अधिकार देता है। SC ST OBC को 50% सीमा के अंदर आरक्षण अपवाद के तौर पर देखा गया है। समावेशी विकास में योग्यता जरूरी है। देश व समाज में अगर संख्या बल के आधार पर ही सब कुछ दिया जाएगा तो लोकतांत्रिक राजनीति की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। समाज सबकी भागीदारी और योग्यता के संयोजन से ही आगे बढ़ सकता है। इसके अलग रास्ते पर चलना देश हित में नहीं होगा। ये कहां से आई 50% आरक्षण की सीमा, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहिनी मामले में आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। काफी समय आरक्षण की सीमा पर दबाव बढ़ रहा है और अलग अलग जाति समूह ज्यादा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग के पीछे आप देखिए आरक्षण बढ़ाए जाने की मंशा साफ नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट कई मौके पर आप देखिए 50% सीमा को बनाए रखने की बात करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो 1962 में MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य, एक केस जरूर आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, तो वहां इनका उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सामान्य रूप से आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। फिर 1963 में T देवदासन बनाम भारत संघ, 5 सदस्यीय पीठ ने 50% सीमा को आधार बनाते हुए तय किया कि आरक्षण अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर 1975 में केरल राज्य बनाम NM थॉमस, 5 में से 2 न्यायाधीशों ने कहा कि 50% की सीमा बाध्यकारी कानून नहीं बल्कि ये सतर्क करने के लिए है। फिर 1985 में KC वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य, एक न्यायाधीश ने कहा कि 50% की सीमा लागू नहीं होती है और अधिक आरक्षण से क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि 50% की सीमा लागू होती है। 3 न्यायाधीशों ने सीमा पर टिप्पणी नहीं की। फिर आप देखिए 1992 में इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मामला आया। 9 न्यायाधीशों में से 3 न्यायाधीशों ने 50% सीमा को बाध्यकारी बनाने, 5 न्यायाधीशों ने कुछ अपवादों के साथ आरक्षण की सीमा के पक्ष में राय दी। एक न्यायाधीश ने आरक्षण की सीमा के खिलाफ राय दी थी। इस मामले की सुनवाई के लिए 9 सदस्यीय पीठ गठित की गई थी। अब आप देखिए संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके तहत अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(4) अनुच्छेद 15(4) की बात कर रहा हूं। इसके तहत राज्य की सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जरूरत के हिसाब से विशेष प्रावधान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए पद आरक्षित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 330 के तहत संसद और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। आरक्षण या वरीयता से नष्ट ना हो समानता का विचार। 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में दलितों की आबादी 16.6% और आदिवासी 8.6% है। मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी 52% है। मंडल आयोग ने ओबीसी की संख्या तय करने के लिए भारत में 1931 में की गई आखिरी जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया था। दलित, आदिवासी, ओबीसी आबादी को मिला दिया जाए तो यह संख्या 80% हो जाएगी, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कानून और पहलुओं पर विचार करते हुए आरक्षण की सीमा तय की थी। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण या वरीयता का कोई प्रावधान इतनी सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए जो समानता के विचार को नष्ट कर दे। आरक्षण की सीमा 50% क्यों? अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से उचित सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। इसलिए कुछ असाधारण स्थितियां को छोड़कर खंड 4 के तहत आरक्षण नियुक्तियों का या फिर पदों के 50% से अधिक नहीं होगा। मराठा आरक्षण खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरियों में मराठा आरक्षण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मराठा आरक्षण कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए 50% की सीमा का अतिक्रमण करने की कोई वैध वजह नहीं है। 50% आरक्षण की सीमा सिर्फ SC ST OBC के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि 1992 में मंडल आयोग के मामले में 9 सदस्यीय पीठ द्वारा तय की गई आरक्षण की सीमा 50% सीमा SC ST और OBC वर्ग पर लागू है। वहीं EWS को 10% आरक्षण अलग से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने वाली
93वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा है ना, जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलने लगा 10%, उन्हीं की बात हो रही है। एक गंभीर कोरोना पीड़ित रह चुके लोग कठिन परिश्रम ना करें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। उत्तराखंड के मंदिर में पहली बार महिलाओं को पुजारी का दायित्व। अब आप देखेंगे, देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, अब कहीं कोई भेदभाव नहीं रह गया, कोई करता है तो वो बेवकूफ़ी करता है। विश्व भारती के कुलपति ने ममता से पूछा, क्या आप कानों से देखती हैं? यहाँ भी आप देख रहे हैं चल रहा है। विश्व भारती की पट्टिका में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम अंकित नहीं होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आप देखिए, पाक महिला हैंडलरों के जाल में फंस रहे सामरिक सूचना देने वाला गिरफ्तार। ध्यान रखा करिएगा, आम चुनाव में आसान नहीं भाजपा की राय। एक कम से कम 3 ऐसे कारण जो हिंदी पट्टी में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ाकर उसका विजय रथ रोक सकते हैं। ये आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ये आप देखिए कपिल सिब्बल साहब के द्वारा लिखा गया है। ये आप सभी जानते हैं कि एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। एक तो आप देखते हैं सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में से बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जा चुकी हैं और एक गठबंधन विपक्षियों का बन चुका है, समझ रहे हैं? इंडिया बन चुका है ना, इसलिए इंडिया का नाम बदलने की बातें भी चल रही हैं। देश की मिट्टी से जुड़ने का अभियान, ये आप देखेंगे कि किसी भी सच्चे नागरिक के लिए उसके देश की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि हमारे वीर जवानों ने खून भी देंगे, जान भी देंगे, देश की माटी कभी नहीं देंगे के भाव को आत्मसात करते हुए वतन की मिट्टी के खातिर लाखों बलिदान दिए और दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारा है। मिट्टी से ही जीवन है और मिट्टी में ही जीवन का अंत है। मिट्टी पवित्रता की पराकाष्ठा भी है और संकल्पों की शक्ति भी है। अथर्ववेद में कहा गया कि माता भूमि पुत्रो अह पृथिव्य, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। स्वामी विवेकानंद साहब ने 15 जनवरी 1897 को अपनी 4 वर्ष की विदेश यात्रा के उपरांत जब भारत लौटे और देश की जमीन पर अपना पहला कदम रखा तो अपने मन के आवेग को रोक नहीं पाए और स्वदेश की मिट्टी में लोटपोट होने लगे। भाव विभोर होकर रोते हुए कहने लगे कि विदेश में प्रवास के कारण मुझसे यदि कोई दोष आ गया हो तो हे धरती माता मुझे माफ कर देना। यह घटना भारत की मिट्टी की पवित्रता को दर्शाती है। भारत की मिट्टी की संकल्प शक्ति का साक्षी जलियांवाला बाग भी है। 13 अप्रैल 1919 को वहां जनरल डायर ने हजारों भारतीयों को निर्मम हत्या कर दी थी। तब वहां की उसी मिट्टी के हाथ में लेकर ऊधम सिंह ने जनरल डायर को सबक सिखाने का संकल्प लिया था। ऊधम सिंह ने उसी मिट्टी की लगभग 21 वर्षों तक प्रतिदिन पूजा की। अंततः आप देखिए 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को मारकर हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या का बदला लिया। इसी प्रकार हल्दी घाटी में हल्दिया रंग की मिट्टी शौर्य, साहस और संघर्ष, प्रेरणा और विजय की प्रतीक है। लोग आज भी इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। खमनोर की रक्त तलाई में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना में निर्णायक युद्ध हुआ था, जब हजारों सैनिकों का खून बहने से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। रक्त तलाई की मिट्टी को देखकर आज भी देशवासियों के मन में इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और राष्ट्रभक्ति के भाव जीवंत हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत ऐसे सभी ऐतिहासिक स्थलों सहित हर घर की पवित्र मिट्टी का पूजन कर आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के रूप में मनाया जाए। बीते माह 1 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत हुई। भारत के प्रत्येक गांव के लगभग 30 करोड़ परिवारों से अमृत कलश में मिट्टी या फिर चावल का संग्रह किया गया। अमृत कलश में मिट्टी या चावल एकत्र करने के दौरान समूह के साथ ढोलक, नगाड़ा और अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए लोग शामिल हुए। मिट्टी और चावल संग्रह के समय अमृतकाल के पंच प्रण की प्रतिज्ञा भी ली गई है और इन अमृत कलशों को दिल्ली भेजने से पहले हर राज्य की राजधानी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों की उपस्थिति में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसके बाद आप देखिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए देश भर से इन अमृत कलशों को लाने वाले स्वयंसेवकों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था हुई है। साथ ही जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन ट्रेनों का देश के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय रीति रिवाज से स्वागत हुआ है। इन अमृत कलशों की ऐतिहासिक मिट्टी के उपयोग हमारे महान बलिदानियों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाने में किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन 31 अक्टूबर
को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 7,297 ब्लॉकों से 500 से अधिक नगर पालिकाओं और नगर निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 75,000 लोगों के साथ संपन्न होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विगत वर्ष देश ने जिस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को देखा है वह निश्चित ही अभूतपूर्व था। इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीय ने अपने परिवार के साथ विदेशी धरती पर भी तिरंगा फहराया था। वह दृश्य मन को खुशी, उल्लास और गर्व से भर देने वाला था। कह सकते हैं कि आजादी के बाद यह पहला ऐसा ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस था जिसमें सारा देश शामिल हुआ था। देश के असंख्य शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों, विभिन्न विभागों, कंपनियों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से आजादी के अमृत महोत्सव को अभियान के रूप में लेकर सफल बनाया, उससे विश्व ने भारत की सामर्थ्य, शक्ति, एकता और एकजुटता को देखा है। इसलिए यह समय 142 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन करने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में एक संकल्प अक्सर सुना होगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वचन है कि मैं भारत माँ को मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। और आप देखते हैं कि उसी संकल्प की शक्ति की आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। अब विकसित भारत के लिए करोड़ों भारतीयों को मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के उस मंत्र को चरितार्थ करने का समय है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सही समय है और सही समय है, यही समय है और सही समय है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया ने भारत की उभरती शक्ति को भी देखा है, जिससे हर भारतवासी आत्मविश्वास बढ़ा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने में मेरी माटी मेरा देश अभियान से निर्मित होने वाली अमृत वाटिका आने वाले 25 वर्षों में यानी कि अमृत काल के पंच प्रणों की पूर्ति तो करेगी ही और हमारे बलिदानियों के सपनों को साकार करने के लिए देश की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित भी करेगी। लेखक केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी साहब, इनके द्वारा लिखा है। सदाचार ऊर्जा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन काल में सदाचार के महत्व को ना जाना होगा। सदाचार ही हमें घर, समाज और परिवार में स्थापित करता है, जीवन जीने का ढंग देता है और तरीका भी, और कि कैसे समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए और सभी एक दूसरे के लिए कि प्रिय बने, आपस में मधुरता बढ़े और कटुता का भी पनपने ना पाए। चलिए यहां भी आप देखिए, खतरे की घंटी, पिछले 2 दिनों में केरल से आने वाली जो खबरें गंभीर चिंता का विषय भी बनी हुई है, उसी को लेकर हम भी आप देखिए संवेदनशील क्षेत्र में है, हमारे आसपास भी इस तरह के अशांति फैलाने वाले तत्व रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बातें भी होती रहती है। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता रहता है, चाइना हर संभव कोशिश कर रहा है कि भारत अशांत रहे। क्रिकेट विश्व में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला को मिले विश्व कप के 5 मैचों में अंतिम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मुकाबला भी शनिवार को संपन्न हो गया है। बांधों की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। ये पिछले दिनों सिक्किम में तिस्ता 3 बांध के टूटने के बाद से देश में बांधों की सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। भारत में लगभग 5,000 बांध हैं। ये देश के जल संसाधनों के प्रबंधन, सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आप देखेंगे भारत को अपने बांधों की सुरक्षा को लेकर सावधान होने की जरूरत है। देश में कई बांध पुराने हो चुके हैं, इनका रखरखाव भी ठीक नहीं है। इसके अलावा बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने तथा गाद और मलबे के जमा होने के कारण बांधों के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बांधों के टूटने से भारी तबाही हो सकती है। देश में बांधों की सुरक्षा के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 बना है। बांधों पर लगातार निगरानी रखने और उनके रखरखाव को मजबूत करने के लिए ही इसको बनाया गया है और इसके अंतर्गत बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। यह बांध नियंत्रकों को समर्पित बांध सुरक्षा इकाइयां स्थापित करने, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने और नियमित अंतराल पर सुरक्षा मूल्यांकन करने का भी निर्देश देता है। बांध सुरक्षा से संबंधित अपराधों को निर्धारित करता है। यह अधिनियम राज्य स्तर पर बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन का भी आदेश देता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। अधिनियम के कुछ प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और जैसे कई राज्यों ने अभी तक आपातकालीन कार्य योजना तैयार नहीं की है। बांधों के डिजाइन और निर्माण से लेकर वास्तविक समय पर डाटा की प्राप्ति और विश्लेषण करना तथा प्रभावी आपातकालीन योजनाएं बनाना जरूरी है। इसके लिए सभी बांधों का उनके जोखिम के आधार पर आप देखिए वर्गीकरण किया जाना चाहिए। जोखिमपूर्ण बांधों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। बांधों के निर्माण और रखरखाव के मानकों में सुधार किया जाना चाहिए। बांधों की सुरक्षा के लिए
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। बांधों की साइटों का चयन करते समय उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, भूविज्ञान और पर्यावरणीय प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। बांधों के डिजाइन में आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। बांधों के डिजाइन में बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम का आकलन किया जाना चाहिए। बांधों की नियमित निगरानी रखरखाव के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि किसी भी संभावित समस्या का जल्द पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके। ये भी देख लिया करिएगा, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। कतर और मालदीव प्रकरण भारतीय कूटनीति के लिए परीक्षा की घड़ी है। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। आर्थिक व सामाजिक साझेदारी, सामरिक साझेदारी के स्तर पर यह बात विशेष रूप से देखी जा सकती है, परंतु हाल ही में कतर ने जिस प्रकार विवाद को उभारा है, उसे देखते हुए भारत को खाड़ी देशों की नीतियों और सोच पर सतर्कता से काम करना होगा। अपने हितों की सुरक्षा के लिए कतर के न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का आधार स्पष्ट करने की मांग हमें करनी चाहिए और जिन आधारों पर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को निशाना बनाया गया है उसे सार्वजनिक करने के लिए हमें दबाव बनाना होगा। भारत कतर के संबंध पर एक हम लोग क्लास ले लेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया ना। भारत, आप देखिए कतर में 7 लाख भारतीय रहते हैं, एक बड़ी संख्या है, और आप देखते हैं वहां से वो जो आप देखते हैं कमाते हैं वो भारत भी बेचते हैं, और यह उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भी है। कतर भी भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट देता रहा है। भारत अपने कुल LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात का 40% कतर से मंगाता है, जबकि कतर के कुल LNG निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% है। वर्ष 2016 में कतर ने भारत के लिए LNG की कीमतों में 50% की कटौती कर दी थी। भारत की सरकारी कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कतर के साथ अच्छे बिजनेस डील की वजह से भारत ने 2003 से 11 साल तक गैस डील पर $15 अरब बचाए थे, और साथ ही कतर ने आप देखें कि भारत को 12,000 करोड़ रुपए की छूट भी दी थी। यह रकम भारत को बतौर जुर्माना कतर को चुकानी थी। भारत ने साल 2005 में तय समझौते से कम LNG खरीदी थी, इसी के एवज में भारत को यह जुर्माना देना था, लेकिन 2015-16 में आप देखिए PM मोदी और कतर के अमीर के बीच हुए समझौते की वजह से कतर भारत को यह छूट देने पर राजी हो गया था। वैसे कई प्रकरण समय समय पर आप देखिए उभरते रहे हैं जिसमें भारत कतर संबंध प्रभावित हुए हैं। भाजपा की ओर से पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक, मशहूर पेंटर रहे मकबूल फिदा हुसैन के प्रकरणों से भारत कतर का संबंध प्रभावित हुए। ED और NIA ने भी जाकिर नाइक को वांटेड घोषित कर रखा था। उस पर भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। लिहाजा इस मामले पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा हमें। मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति का मुद्दा, आप देखते हैं कि मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब आप देख रहे हैं जो नए यहाँ के प्रमुख बने हैं उनका झुकाव चाइना की तरफ देखने को मिलता है, तो ये भी चिंता के लिए विषय बना हुआ है हमारे लिए। विषधारी और खद्दरधारी आप देखेंगे खरी खरी तंज कसा जाता है। कसौटी पर जाति आधारित जनगणना, ये आप देखते हैं कि कांग्रेस भी जाति आधारित जनगणना की बात करने लगी है। जोखिम से बचाव के उपाय, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा मनुष्यों को काटने के समाचार निरंतर आते रहते हैं। ऐसे में आवारा कुत्तों पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए और इनकी आबादी भी काफी बढ़ रही है। 25 दिनों में 4100 रुपये महंगा हुआ सोना। धनतेरस व शादियों की सीजन से पहले तेजी से बढ़ा सोने का मूल्य, वैश्विक बाजार में हो रही वृद्धि। 60,825 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने की मूल्य बीते शुक्रवार को। 56,675 रुपये मिल रहा था 10 ग्राम सोना 3 अक्टूबर को। पिछले तारीखों में शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगी निजी कंपनियां और वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में अगले वर्ष रहेगी मामूली वृद्धि। एप्पल इंडिया का शुद्ध लाभ 76% बढ़ा। कारोबार आप देखेंगे वृद्धि के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है, अमिताभ कह रहे हैं। उत्पादित बिजली पर कर नहीं लगाएंगी राज्य सरकारें। NCR में 1.5 करोड़ से महंगे लग्जरी घरों की बिक्री हुई दुगनी। कैलेंडर वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में देश के 7 प्रमुख शहरों में 84,400 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई है। NPS निकासी के लिए पेनी ड्राफ्ट सत्यापन जरूरी है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की। भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती हैं, वैष्णव साहब कह रहे हैं हमारे दूरसंचार मंत्री।
ये 1872 में पीटर्सबर्ग में हुई थी यहोवा के साक्षी की स्थापना। मुख्यधारा के ईसाई संप्रदायों के विपरीत होली ट्रिनिटी में नहीं करते विश्वासी। वर्तमान में दुनिया भर में इसके 85 लाख सदस्य हैं। न्यूयॉर्क में वारविक में है इसका मुख्यालय, आप देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजराइल और आप देखें हमास के बीच काफी चल रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बाद 2 राष्ट्र समाधान पर विचार हो, बाइडन साहब कह रहे हैं, यूएसए के राष्ट्रपति। हमास को भारत की आतंकी सूची में शामिल करने का समय है, एक गिलोन कह रहे हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव जीता तो मुस्लिमों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाऊंगा, ट्रंप कह रहे हैं। देखिए अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति है। ओमान में सूरा सदस्यों की चयन को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ओमान सल्तनत में 7.53 लाख मतदाताओं ने रविवार को मजलिस ए शूरा के 10वें कार्यकाल के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मताधिकार का प्रयोग किया है। भारतीय सेना को जल्द लौटाएगा मालदीव। याद देखिए मोहम्मद बिज्जू कह रहे हैं, ये मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ताशकंद में राज कपूर रेस्तरां के व्यंजनों के लोग दीवाने हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, देखते रहिए। हम लोग तो लास्ट में ओवर एक व्यू ले लेंगे इसका, ठीक है, क्रिकेट का। ये आप देखिए विश्व कप की शीर्ष 7 टीमें करेंगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई। माया ने जीती एलीट ट्रॉफी। बीट्रिज हद्दाद मारिया ने रविवार को 7वीं वरीयता प्राप्त झैंग किनवेन को हराकर WTA एलीट ट्रॉफी जीतकर अपने करियर का तीसरा टूर खिताब जीता है। वैशाली ने पूर्व विश्व चैंपियन मारिका मुजीचुक को हराया। ये भारत की ओर से वैशाली ने फिडे महिला ग्रैंड स्वीस शतरंज प्रतियोगिता में। ये भी देख लिया करिएगा। गूगल मैप में भी देश का नाम भारत। आपको बताया ना कि क्या हुआ कि वो विपक्षियों ने अपना इंडिया गठबंधन नाम रख लिया, तो आप देख रहे हैं हर जगह से भारत लिखने की बातें होने लगी ना। यहां आप देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं आपको। तो रूस ने किया सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण। रूस ने 1961 में आज ही दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण किया था। यह एक हाइड्रोजन बम था जो आप देखें हिरोशिमा पर गिराया गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। रूस ने यह परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया था। विश्व संगठन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना भारत। 1945 में आज ही भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। और आप देखेंगे 26 जून 1945 को भारत ने अन्य देशों के साथ UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर भाभा। भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर का भाभा का जन्म आज ही दिन के मुंबई में 1909 में हुआ था। कैम्ब्रिज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में भौतिकी में रीडर के रूप में कैरियर की शुरू की। 1945 में बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। इसी वर्ष परमाणु कार्यक्रम का निदेशक बनाकर भारत कर परमाणु हथियार विकसित करने का काम सौंपा गया। वर्ष 1954 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। 1966 में हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। पकड़ में आई 8 अरब साल यात्रा करने वाली रेडियो तरंगें। ये अंतरिक्ष विज्ञानी एक ऐसी रेडियो तरंग का पता लगाने में सफल हुए जो 8 अरब साल की यात्रा करने के बाद दूरबीन की पकड़ में आई है। यह अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेडियो तरंग है। इस रेडियो वस्ट को FRV 20220610A नाम दिया गया इसका। और ब्रह्मांड में धमाके के साथ छोड़ी थी बहुत ताकतवर रेडियो तरंगे और सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए गुजरा था। रिवर ऑफ लाइट उत्सव
इंग्लैंड की लिवरपूल में रिवर ऑफ लाइट क्लाउसों पर गिलो नामक कलाकृति और रिवर ऑफ लाइट लिवरपूल वाटर फ्रंट पर रोशनी वाली गैलरी है जिसमें स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की रोशनी और ध्वनि पर आधारित कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें विश्व भर में कलाकारों द्वारा बनाई गई 11 कलाकृतियां प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक लिवरपूल वाटर फ्रंट को जगमगाती हैं। डायबिटीज की दवा बढ़ते वजन को रोकने में हो सकती है सहायक, ये अनुसंधान कह रहा है। विज्ञानियों ने कहा कि धरती के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित हो। बैगनी आलू खाओ उम्र बढ़ाओ। CPRI शिमला ने बैगनी आलू रंग के आलू की नई किस्म की तैयार और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर MSP 16307 किस्म का नामक जल्द आप देखेंगे। गजब। केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय मंत्रालय ने भी मिली स्वीकृति। इस किस्म में पदार्थ तो इस किस्म के आलू में स्टार्च, विटामिन ए व विटामिन डी, प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट भी है। आलू के एक कंद में आप देख 75 से 80% पानी, 16.20% कार्बोहाइड्रेट, 2.5 से 3% प्रोटीन, 0.6% रेशा, 0.1% वसा, 1% खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। बेटों से परेशान थी महिला, जज ने कहा घर से निकलो। जज ने कहा घर से निकलो। सबके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर और अपने जीवन यापन खुद करने में सक्षम बने, लेकिन इटली में 75 साल की एक महिला को अपने निठल्ले बेटों के खिलाफ अदालत जाकर उनके घर से बाहर करने का कानूनी ऑर्डर हासिल करना पड़ा। दोनों बेटे महिला के बार बार कहने के बावजूद उसका घर नहीं छोड़ रहे थे। बेटों की उम्र 40 और 42 साल है। महिला चाहती थी कि बेटे उनका घर छोड़कर अपना जीवन यापन खुद करें। अब आप देखिए, माँ बाप कब तक खिला सकते हैं, ये भी तो आप जानिए। एक समय तक आप देखते हैं हर कोई आपको उम्मीद के साथ करता रहता है, फिर तो इसीलिए कह रहा हूँ समय से पहले ही नौकरी कर लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोगों का कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।